गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। हफ्ते का आगाज़ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और इस उम्मीद के साथ आगाज़ करते हैं कि ये हफ्ता पिछले हफ्ते जैसा बिल्कुल नहीं होगा और हालात बहुत अच्छे रहेंगे, सूरत हाल बहुत बेहतर रहेगी। और साथ ही साथ आप लोगों के ऑफिस जाने का भी सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ जाता है। अभी तक जो छुट्टियां आप लोग इंजॉय कर रहे थे अब वो खत्म हुई और बच्चों ने भी 2-4 पेपर्स तो मिस किए हैं। 2-4 नहीं, लेकिन 2 पेपर्स तो लाजमी मिस किए हैं। बच्चों ने मिस नहीं किए, छोड़ दिए। हाँ, मतलब वो होता है ना मिस करना, मिस कर रहे हैं किसी चीज को। हाँ। वो वाले मिस बिल्कुल नहीं किए। इन्होंने शुक्र किया कि चलो थोड़ा आगे गए, टाइम मिल गया तैयारी के लिए, जान छुट्टी और 4 दिन मिल बच्चे दुआएं कर रहे हैं कि काश वो पेपर दोबारा ना हो, लेकिन बोर्ड प्लान कर रहे हैं कि एंड ऑफ पेपर्स में उनको दोबारा रीस्केड्यूल। अच्छा, वैसे स्टूडेंट लाइफ में नजम हम ये क्यों चाहते हैं हमारा एग्जाम नहीं होना चाहिए? हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारे टीचर का टायर पंचर हो जाए, ठीक है, सुबह उसकी आंख ना खुले, टीचर की तबीयत खराब हो जाए, छुट्टी कर ले। सही बात है। और बड़े होके भी हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमारे बॉसेस के साथ ये सूरत हाल हो। देखो बॉसेस को कुछ नहीं कहना नहीं, हमारा तो काम जो है वो हमारा काम वो छोटे बच्चों वाला नहीं है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। एनीवेज, आज मौसम थोड़ा सा बदला सा इस्लामाबाद का हम देखते हैं। थोड़ी सी गर्मी होती है, बारिश हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, बारिश हो जाती है। जब बारिश होती है मौसम बेहतर होता है, फिर धूप निकल आती है, फिर गर्मी हो जाती है। तो आज थोड़ी सी धूप तेज है, चुभने वाली धूप है। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी कोई प्रोडिक्शन ऐसी आए कि बस बारिश होने वाली है। और इस्लामाबाद में वैसे ये चल रहा है, मई वैसा नहीं है जैसा माजी में होता था। इस बार मई मुख्तलिफ। लेकिन आप ये मत भूलें कि लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उन्होंने हमें कहा था कि 15 मई से ऑनवर्ड सूरत हाल यही है कि गर्म है और गर्मी शुरू हो चुकी है। आज तो सुबह के वक्त भी एसी की जरूरत पड़ रही थी और अब शाम के वक्त भी जो एक ठंड लगती थी वो आहिस्ता आहिस्ता झटना शुरू हो गई। ये कहीं कहीं आपको महसूस होता है कि हल्की हल्की जब हवा चल रही हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज का दिन, बल्कि ये पूरा हफ्ता बहुत अहम है और आज 7वां रोड सेफ्टी के हवाले से हफ्ता मनाया जा रहा है आलमी सतह पर। 15 मई से 21 मई के दौरान ये मनाया जाएगा। और इसका मकसद ये है कि रोड सेफ्टी को फ़रोग़ देना। ऑल अराउंड द ग्लोब के आप लोग जब ड्राइव करते हैं तो उस वक्त ये ज़रूर जहन में रखें, बार बार जगह जगह पे आपको बिलबोर्ड्स भी लगे हुए नज़र आते हैं कि आप लोगों की जान बहुत ही कीमती है, ज़रा ख्याल रखें और आराम सुकून से घर पहुँचें तो आप इजीली पहुँच सकते हैं। और इसी हवाले से आज से यानी कि 15 मई से 21 मई तक ये हफ्ता मनाया जाएगा। इसके हवाले से मुख्तलिफ आप लोग नहीं, मेरा ख्याल है इसका साल मनाना चाहिए। और इससे पहले कि हम सारी बातें करें, सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट है हमारे पास, वो दिखाते हैं आपको। ट्रैफिक हादसा दुनिया भर में अमवात और माजूरी की सबसे बड़ी वजह हैं, जहां हर साल तकरीबन 1.3 मिलियन अफराद हलाक और तकरीबन 50 मिलियन लोग जख्मी होते हैं। जहां आलमी सतह पर हर 4 में से 1 हलाकत पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों की होती है। रोड सेफ्टी वीक का मकसद ट्रैफिक हादसा से होने वाली अमवात और जख्मियों की तादाद को कम करने के लिए हदफ मुतय्यन करना है। महफूज सड़कों, गाड़ियों और तर्ज जिंदगी को महफूज बनाने के लिए WHO शराकत दारों के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी रोड सेफ्टी वीक का इनेकाद करता है। ये 7वां एडिशन खास तौर पर पैदल चलने, मोटरसाइकिल चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने की तरगीब देता है। आलमी रोड सेफ्टी वीक के मौके पर दुनिया भर में तकरीबात और सरगर्मियों का एहतमाम किया जाता है। मोटरसाइकिल सवारों की जल्दबाजी और जिग-जैग ड्राइविंग से न सिर्फ खुद उन्हें बल्कि दूसरों को भी हादसा से दोचार करती है। शहरियों की जानिब से पेडिस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल छोड़कर पैदल रोड क्रॉस करना भी हादसे का मौजिब बनता है। ना तजुर्बाकार और कम उम्र ड्राइवर, खस्ता हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर्स की मसरूफ शाहराहों पर एक दूसरे से आगे निकलने की रेस भी ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजूहात में शामिल है। ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है एडवाइजरी पे अमल किया जाए और ट्रैफिक रूल्स का आपको पता होना चाहिए। रोड पे आने से पहले आप बाइक चला रहे हो, मोटरसाइकिल या फिर आप साइकिल चला रहे हो या आप गाड़ी पे हो, ट्रैक्टर पे हो, ट्रक पे हो, रिक्शे पे हो, कुछ भी चला रहे हैं, आपको रोड पे बाइक वाले हज़रात, क्योंकि कहीं से भी पता नहीं लगता बाइक कहाँ से कैसे आपके सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है नजम, बहुत ज़्यादा ख्याल के साथ, ध्यान के साथ रोड पे आना चाहिए। लोगों को सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी हम लोग तलाश करते रहते हैं ज़िंदगी में। सारा वक्त सड़क पे तो नहीं गुजरता ना, जब घर जाते हैं हम चाहते हैं कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, खेल कूद होना चाहिए। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फेस्टिवल हुआ है और एक ज़ई में। इस फेस्टिवल की बहुत सारी खास बातें थी। इसमें सूबों की सकाफत के रंग भी नजर आए, इसमें बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए थे और खेलों के हवाले से खास तौर पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इसके अंदर वॉलीबॉल, क्रिकेट,
मैच रेसलिंग, इसके अलावा कबड्डी थी और सकाफती शोज भी थे और बड़ी डिफरेंट चीजें थी और दीगर स्टॉल्स ये प्रॉपर जश्न बहारा के हवाले से मेला मनाया गया था और इसका नाम मुझे बड़ा जो है वो मुनफरिद सा लगा। स्पर्ले के नाम से ये शायद औरतजई का एक पश्तो का अपना वर्ड है और जश्न बहारा इसका मतलब है। इधर वॉलीबॉल के मैचेस भी हुए, क्रिकेट के हुए, बाइक रेस भी की गई, साइकिल रेस हुई, जीप रेस हुई, जोडो कराटे, मैराथन रेस और उसके अलावा नेजाबाजी के मुकाबले और भी हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बात नजम, ये कराया किसने था? महकमे सियाहत, सकाफत, आसार कदीमा और अजायब घर खैबर पख्तूनख्वा ने कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ताउन से ये सारा ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और सतूर खेल के मकाम पे ये 2 रोज़ा फेस्टिवल था और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इसको। हाँ कि अच्छी खासी शमूलियत इसमें देखी गई है, लोग देखने भी यहाँ पर आए थे। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, आप लोगों ने बस ये करना है कि इसको सपोर्ट करना है और जब आप लोगों तक ये खबर पहुँचती है तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो आगे इसको फॉरवर्ड भी किया करें ताकि इससे एक हेल्दी कंपटीशन जो है ना बाकी सूबों के दरमियान भी पैदा होता है। जब हम लोग गेम्स की बात कर रहे हैं तो 34वीं नेशनल गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में, जिसकी मशल निकली हुई है और अपना मशल पूरे मुल्क का सफ़र तय करते हुए कोयटा में बिलाखिर पहुंच गई है। कोयटा में ही ये मुकाबले हैं और इसके अलावा हॉकी के इसमें मुकाबले हैं, सॉफ्ट बॉल है, फुटबॉल है। रिपोर्ट है हमारे पास कोयटा से वकार अहमद। बिल्कुल रिपोर्ट ठीक है, रिपोर्ट की तरफ हम लोग बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन ये 34वीं नेशनल गेम्स जो हैं ये बहुत अरसे बाद करवाई जा रही है। बिल्कुल, और ये कोयटा में क्योंकि इसको अरेंज किया गया है तो ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करें। यस, वकार अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेशनल गेम्स मशल 19 साल के बाद कोयटा पहुंच गई। ओलंपियन शकील अब्बासी मशल लेकर 34वें नेशनल गेम्स के मरकजी एरिना अयूब स्टेडियम दाखिल हुए। चारों सूबों एजेके, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के एथलीट्स भी बड़ी तकरीब के यादगार लम्हात में शरीक हुए। मेगा इवेंट्स के तीसरे रोज विमेन हॉकी मुकाबलों में HSC और सिंध का मुकाबला दिलचस्प, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान का वन साइडेड रहा। पंजाब और HSC की टीमों ने साइड मैचेस में कामयाबी के बाद सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। पंजाब विमेन हॉकी टीम ने विसल के साथ ही अटैक्स किए। पहले हाफ के पहले ही 2 मिनट्स में 2 गोल्स के बाद बलूचिस्तान विमेन हॉकी टीम प्रेशर में आ गई। दूसरे हाफ के खिताम तक पंजाब प्लेयर्स ने मुखालिफ गोल पोस्ट पर 24 गोल्स कर दिए। HSC भी सिंध को 1-0 से हराकर अगले राउंड्स में पहुंच गई। विमेन हॉकी के सेमीफाइनल्स 16 मई को होंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान आर्मी और हायर एजुकेशन कमीशन, जबकि दूसरे में वापडा और पंजाब मुकाबिल होंगे। तीसरी पोजीशन के लिए मैच 18 जबकि फाइनल 19 मई को खेला जाएगा। बीटम्स यूनिवर्सिटी एरिना पर विमेन सॉफ्टबॉल मैच में आर्मी ने बलूचिस्तान को 17 रन से हराया। केपी टीम वापडा पर हावी रही। मेंस फुटबॉल में आर्मी और केपी का मैच बराबर रहा। दोनों टीमें कोई गोल न कर सकीं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वकार अहमद ने ज़रा ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट तैयार की थी और नायला कियानी को हम कैसे भूल सकते हैं। स्पोर्ट्स की बात हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का जिक्र हो तो जनाब उन्होंने एक और चोटी सर कर ली है और माउंट एवरेस्ट पे वो गई हैं इस दफ़ा। और पहले बहुत सी चोटियाँ वो सर कर चुकी थी, अन्नपूर्णा भी, गशाब्रम 1, 2 और उसके बाद अभी जनाब वो माउंट एवरेस्ट पे गई हैं। दूसरी पाकिस्तानी खातून है ये और नायला कियानी ने 8,849 मीटर बुलंद चोटी को 14 मई इतवार की सुबह 8:02 में सर किया। ये टाइम नजम कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस सीजन में एवरेस्ट टॉप पे पहुंचने वाली पहली गैर नेपाली को पैमा भी बन गई हैं। क्या सिर्फ नेपाली जाते हैं? नहीं, पहली इस सीजन की, वरना तो पाकिस्तानी ये दूसरी भी हैं और इस तरीके से, लेकिन ये पहली खातून इस तरीके से बन गई हैं जिन्होंने कोपेमा जो है ना वो हैं और ये किया। ठीक, ज़बरदस्त हो गया कि किस तरह से नायला कियानी ने वो माउंट एवरेस्ट सर किया। और अभी मौजूदा सूरत हाल जो है मुल्क की उसको देखते हुए वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस तमाम तर सूरत हाल पे अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया है, खुसूसी इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बात की, क्या कहा, मुल्की हालात पे उनका क्या तबसरा था, आपको दिखाते हैं। Start with the arrest of Imran Khan. What did Pakistan gain by arresting one of the most popular leaders of the country? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, there was no objective to achieve
by arresting Mr. Imran Khan, and Mr. Imran Khan is not arrested by the government. It is the National Accountability Bureau, NAB, according to the law, where he's being investigated under a case of corruption of Al-Qadir Trust University. And I've heard certain call-up notices have also been sent to him to answer the NAB questions, which were not sent back. And so NAB went to Islamabad High Court, where Mr. Imran Khan was appearing, and arrested him. And later Islamabad High Court, where they challenged the arrest, also gave a verdict that it's a lawful and a legal arrest. And then it was also endorsed by the Accountability Court later, the next day probably. So it was all done through NAB, where NAB arrested him and he had to answer, which he didn't, of course. And then what happened later, we also. So, internet's been shut down, popular social media sites blockaded, the military in the streets. Does that not sound like martial law to you? Oh, well, not really, because there's just one person who always, it's a pattern. It's not something which has happened in Pakistan by Mr. Khan and his party, which is unprecedented. There are examples of where whenever he's, for example, when he was in government and when the opposition and opposition leader used to ask questions, so the opposition with the first two rows in the parliament were in death cells in the jail. If media used to ask questions, the media was in jail and was silenced, where of course there's a report of RSF also that Mr. Khan was called a media predator. So this was 4 years legacy. And then when Mr. Khan came into opposition, so he was now the office holder who held the office of the highest office of the chief executive of a country. So he's questioned on different corruption cases, on various cases that are under investigation in federal investigation agencies and also in NAB, which he has to answer. So there's a pattern that happened in last 14 months. You remember this famous case of Zaman Park, when the police took warrants by the court to Mr. Khan, and how he resorted to violence, and then human shields, women and children were used to protect him. They were outside Zaman Park and they were petrol bombs. Police was welcomed by petrol bombs, in fact, outside Zaman Park. Then 25th May, when he announced the long march, and with the same pattern, same violence, inciting violence, calls to the workers to come out on streets, and the bridges were broken, were attacked, the buildings were attacked, the metro stations were attacked, the metros itself, they were attacked. So there's a complete mindset and a pattern, and it's a continuity of that. And when the other day, then of course one case where judicial complex was attacked, when a judge called him under an investigation trial of a case as well, that also a corruption case. Same happened, no camera was, everything was broken, the doors, the windows, the cameras of the judicial complex. And he entered with mob, with Kalashnikovs, with petrol bombs in a judicial complex. So there's a continuity that whenever he's asked a question or whenever he's called on an investigation, so this is how he resorts to violence, incite violence. And then there is that day when he was in the court, the NAB arrested Mr. Khan. The same happened in the country for 3 days, and it's just one person. But I'm talking about your government's decisions. Yeah. You blockaded the internet. Yeah. You shut down. What do you social media expect? sites, What do you called expect? in the military. What do you expect when a party leader is inciting violence on streets, calling out people, has installed? There was no political reaction to his arrest, because if there was a political reaction to his arrest, then we could have seen the streets filled with people outside there. There were different installations where he placed people, and then he was monitoring. The entire party leadership was monitoring that how many people have reached Jinnah House and Corps Commander House in Lahore, how many people have reached metro bridges, and then there was entire monitoring done. So what do you expect by the government, who has to save the people, the citizens, the government who has to save the patients who they threw out of ambulances, and the ambulances were attacked, the schools were attacked, the hospitals were attacked, the animal market
was attacked. So what do you expect from the But government? does this not show that Because the they were government- not stopping also. But that's the thing, that the government tried and they could not stop it. Does No, it these not are- show no, that the government failed I think to these, save all of no, these I think the locations government and very sites? prudently, very maturely, the police showed a responsible restraint to stop violence in the country, incitement of violence in the country, and these are the tools which the government sort of took help from. And then now we see there's peace around. Everything is in its place because Mr. Khan has not answered the corruption case, and he's out of jail in 48 hours. Well, there's peace now because the court has released him. Who was on physical remand, And you've that has opened the never internet. happened in the history of legal history of the country. So what happens next? Because it feels that the government, all of the security agencies of Pakistan, they tried their best to keep him in jail. He's still not in jail, and as soon as he comes out, the situation comes back to normal. So obviously there was a miscalculation on the part of the government or the security agencies. So who's calling the shots, and what happens next? No, there's no miscalculation at all on government's behalf or the security agencies' behalf. We had the force which we didn't used against the citizens. We dealt with it very maturely because we knew it's just one person inciting violence and who has this mindset and a pattern of doing things and resorting to violence, as I said before. So, when you say that what is the, what's next for the government, right? So the government is, as you say, the state. The state is not just government, it's not just the executive. It is the executive, the judiciary and the parliament. And if one pillar of the state tries to enforce law and order in the country and maintain law and order in the country, and the second pillar, equally important, equally powerful, does otherwise and facilitates and enables an environment where such activities are carried out across the country and ignores it and invites the person with allegation of 60 billion of corruption to the Supreme Court and say, it is really good to see you, Mr. Khan. Well, if you've been looking at Pakistan for the last 5-6 years, it appears that now the shoe's on the other foot. Nawaz Sharif, your party leader, was making similar allegations against the military, the chief of army staff, the chief of the intelligence, what Imran Khan is doing now. So if this is a pattern where each politician, where they're in government, they say they're on the same page with the military establishment, the moment they join the opposition, they say they're being persecuted by the same military. Obviously, the politicians need to have a little soul searching, don't they? Well, not. I will humbly disagree with you because I think there are two different examples. And why I say that? There are two different cases. Because Mr. Nawaz Sharif, when he was the Prime Minister and Mr. Bajwa was the Chief of Army Staff, he called out Mr. Bajwa and his ingress and his interference into politics and democracy of the country. What Imran Khan is doing now to the current let me chief. finish, please. And when Mr. Nawaz Sharif was ousted, and when he travelled from Islamabad to Lahore, how many ambulances were set on fire? How many military installations were set on fire? How many metros and motorways were set on fire? How many hospitals and schools were set on fire? None. Because Mr. Nawaz Sharif, the three-time Prime Minister, had a case. And he called out Chief of Army Staff and his interference, and each one of them who were interfering into democratic process then, right? Now, here's a person who was offering Chief of Army Staff, Mr. Bajwa, lifetime extension in a closed door, and also was meeting Mr. Bajwa in President House just to invite him to interfere and interfere into vote of no confidence against Mr. Khan. So Mr. Khan had no problem with Chief of Army Staff when he was there, right, Mr. Bajwa. And then when he did not listen to Mr. Khan's request, he was called out by Mr. Khan because he had lost power and he was here. Now, why is he calling out Chief of Army Staff? Because Chief of Army Staff, current Chief of Army Staff, is not willing to sit with Mr. Khan in the room and interfere into the democratic processes of the country. And additionally, Chief of Army Staff, who's now the Chief of Army Staff, was then the DGISI of Mr. Khan, who went to Mr. Khan, appointed by Mr. Khan, went to him and said that, look, there are people in your government, your wife, her friend and your ministers are involved into corruption, and these are the evidences. He was removed from DGISI, and now Mr. Khan knows that the current Chief of Army Staff knows about his corruption and has the evidences, and he thinks that he's playing his role
and he's, you know, doing something which is hand in glove with the government and giving the evidence to the government to file cases against Mr. Khan, which is in contradiction to what is there, because if the government had the intention to do political victimization, which Mr. Khan was doing, because all these false allegations and corruption cases against us were made in the Prime Minister office. You've got 100 cases registered and against today Mr. Khan says, I didn't say they were corrupt. It was Bajwa who used to say they were corrupt, and that's why there were cases against him. Wow. And today, Mr. Khan is not ready to answer his corruption allegations. 100 cases registered against Imran Khan does sound like political vendetta, doesn't it? 100 cases, so that's Mr. Khan's mantra, false mantra, which he always says, and he always indulge into such narrative also. Mr. Khan, prominent cases against him, which I am privy of, which he's not ready to answer. One, foreign funding by the Election Commission, not by the government. The 60 billion Al-Qaeda Trust, not by the government. National Accountability Bureau. The Tosha Khana by federal investigation agencies and NAB, that are now the references are in the courts, where Mr. Khan is not ready to answer. And the fourth one is the Terrian case, which is again in the Islamabad High Court, not with the government. So this perception that Mr. Khan is trying to develop, that the government is against him and doing political settling some political vendetta or some political victimization, is false, because if we wanted that, we wouldn't have waited for 14 months. We could have just, on that cipher thing, the joke that he was moving around with, he would have been behind the bars. There was a Supreme Court order also. Then the government has the force and the government has the authority to arrest, which Mr. Khan has been misusing against his opposition. I've been talking to people on the streets. It appears that the heart of all of this crisis is the elections, which your party was asking Mr. Khan to go for. He should dissolve the assemblies within 90 days according to the constitution. There will be elections, and now he's asking you, and people agree on the street, that why is the government running away from elections? Hold it within 90 days. Who is he? Mr. Khan? Mr. Khan, who dissolved the Khyber Pakhtunkhwa assembly and Punjab assembly on the orders of Mr. Bajwa, according to him, who not just dissolved it, but then, because the Chief Minister categorically on television said that I never wanted to dissolve the Punjab Assembly, Mr. Pervez Elahi, right? And Mr. Khan, when he's not in power, he wants that the elections would happen when he wants. No. There's a constitution, there's a law that will of course take its own course, and elections will happen after we complete the constitutional tenure that's there in the law of Election Commission and Election Law 2017. It appears that Pakistan is going towards another season of political uncertainty, where you're not just facing a political enemy, but you're at loggerheads with this highest court of the country. Your ruling alliance says that this is the death of justice in Pakistan, where the court has given reprieve to somebody who went to the court, whereas if you in power were at that point went to court, you would have gotten the same reprieve, wouldn't you? No, this wasn't the case. In last 4 years, when we were jailed on false cases, our hearing was never heard in the court for a year, for 8 months, for 6 months, and I've been, there myself. I'm witness to all this saga, which was there for last 4 years. And Mr. Khan did not go to the court. Mr. Khan was invited to the court in Masadi, sent by the Supreme Court. And Mr. Khan, when went there, he was on physical remand, and the Supreme Court gave him bail and said they're really happy to see him, and then wished him good luck, and then under their custody sent him to police line guest house with 10 people to have chat with, and then sleep, and then appear in the court the next day in Islamabad High Court. Islamabad High Court, under the influence of Supreme Court, gave bundle bails of all the existing cases against him. He can't be arrested in any other case. In any new investigation, the existing cases are all shut down, given bails. Where does this happen? You give me, if you compare that with civil governments, organizations, countries, wherever around the world, the global commonality, if we draw, this does not happen in any part of the world. Never. And if
Supreme Court, and I won't say Supreme Court or judiciary, I want to clearly draw differentiation between an institution and individuals. So there are individuals who we have questions, and there is a general perception in the society that there are factions in the Supreme Court. There is a section of the Supreme Court that's favoring Mr. Imran Khan for maybe personal reasons or for professional reasons. And that's the perception that legal community is talking about, the legal fraternity is talking about, the legal experts are talking about, not just the government allies. Well, now that we're on perceptions, your government has been in charge of Pakistan for over a year. The economy is in really terrible shape. Pakistan is on the verge of default. Security situation has become worse. You're at loggerheads with the country's court, and there seems to be political instability. So this is the reason that the government right now wants to move away from elections and gain as much time as possible so that they can mend at least some of these areas? Well, as I said, first of all, answering to your question, the government is not, we can also rephrase it. I would like to rephrase it. The Supreme Court maybe is, the individuals in the Supreme Court maybe are loggerhead with the executive, and also with the constitution and law and order, in the country, number one. Number two, I think what you said is very important. It's been a year, yes, but what about the 4 years of economic, I would say, what has happened to the economy of the country in the last 4 years during Mr. Khan's tenure is unprecedented also. Because in 2018, when we who were in government for last 1 year, when we left the government, the country was growing at 6.1% of GDP. There was a lowest historic inflation of 2.6% in the country. The debt which Mr. Khan, historic debt, historic in last 4 years, we're dealing with that also. And the IMF program was rolled out, was completed in 2015. CPEC was there, employment was there, development was there, schools were built, universities were built, foreign policy was great because CPEC was there, lots of projects with neighboring countries, with the regional countries were in place. And when we left, the economy, as I said, was growing at 6.1%. So what Mr. Khan inherited, we did not inherit that. And what we inherited was the highest historic inflation, which was at 16%. We inherited a defaulting country at the verge of default, which we saved. Mr. Khan signed an agreement with IMF, violated it, all the agreement conditions violated, and when we came into power, the IMF program was suspended. We are renegotiating it, and the credibility of the country which Mr. Khan had put the country to, the risk of default, we saved it, and we are negotiating with IMF because the credibility of the country is at risk with IMF also. And then Mr. Khan, whose legacy of economic destruction we inherited, is doing the same. When we were bringing CPEC, Mr. Nawaz Sharif was bringing CPEC to the country, he was at D-Chowk. And today also, when we're fixing his economic legacy and destruction, what he's doing, resorting to violence and inciting violence in the country. The political instability is because of Mr. Khan. And we, as responsible political parties, the coalition government, again with majority, with responsible restraint, are dealing with Mr. Khan. Final 30 seconds. What happens when you go in front of the Supreme Court and there's a massive protest? It appears that the Supreme Court is going to question why elections have not been held in this country and could go for possible disqualification. No, who's not, good question, who's not saying that elections are not happening in the country. The elections will happen after completing the constitutional tenure, which is enshrined in the constitution, and also election law of the country, number one. Number two, we are political parties. We have the right to protest, and there are, our workers are, disgruntled. They're angry to the, this bias of Supreme Court towards Mr. Khan, and this is a general perception that Mr. Khan is being favored by individuals in the Supreme Court. So our workers are there. We'll lodge our protest, and we will not set the buildings to fire. We'll protect them. It will be a peaceful protest to lodge our protest against the constitutional violations that are happening in the country. Finally,
What is the You solution? said 30 seconds. I know. Well, Okay. I've got Okay, one okay. last one. What happens to Pakistan now? It seems that Pakistan, as its existence, is being questioned, unlike it has ever been before. The military establishment, unprecedented scenes, is being questioned. The economy is in a really deep shock. The country's prognosis when it comes to political stability looks to be in terrible state. So you, as politicians who are running Pakistan and probably want to win the next elections, how are you going to solve these problems? First of all, I think Pakistan is in safe hands. We have dealt with such economic conditions always when Mr. Nawaz Sharif comes into power. We dealt with it recently in 2013 also. We have the experience, the intention, and we have the will to put the country back on economic path and development path. We are busy doing that. And Mr. Khan, as I said, that it's not Pakistan that's under such condition, it's just only one person who's a fascist, who believes in violence, who incite violence, and we know how to deal with that. Madam Maryam Aurangzeb, with the Information Minister of Pakistan, thank you very much for talking Thank to Al you. Jazeera. Thank you very much. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खुसूसी इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, जो भी आपने मुलाहिज़ा की और बहुत अहम गुफ्तगू की। उन्होंने हालात के बारे में भी की और साथ खास ही तौर साथ ये भी पर कहा। इकोनॉमी की सिचुएशन जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की और IMF का प्लान, क्योंकि पिछले हम लोग देख रहे हैं 2-3 महीनों में इसाक डार साहब भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि IMF के साथ हमारे राब्ते बहाल हो जाएं और उनकी जानिब से यही कहा गया कि जब हमारी पहली हुकूमत थी हमने इकोनॉमी को स्टेबल किया, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन था, लेकिन फिर उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई उनकी तरफ से IMF का पैकेज लिया गया और फिर IMF की तमाम डील्स को तोड़ा गया और IMF के पैकेज जो था हमारे साथ जो शराइत रखी गई उनको वायलेट किया गया। तो जब दोबारा से हुकूमत PDM की फॉर्म में आई तो उसके बाद से सिचुएशन ये थी कि IMF ने इनके साथ डील ब्रेक कर दी और अब दोबारा से निगोशिएट करने की कोशिशें जा रही हैं। तो ये इकोनॉमी का लॉस हुआ जिसको एक्सप्लेन कर रही थी अल जज़ीरा टीवी को वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा। बिल्कुल, इंटरव्यू तमाम नाज़रीन ने देखा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ नजम कि हम हमेशा कहते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ शौक ऐसे होते हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम छोटी छोटी रीजंस ढूंढते हैं। एक शौक होता है कपड़ों का शौक, वो खवातीन को मर्दों को बराबर होता है। हर वो बंदा जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता है, जो कहीं भी जॉब करता है, वो अच्छा दिखना चाहता है, तो उसका शौक होता है कि डेली एक नया सूट हो, रिपीट नहीं करना चाहते हम। अब इस रिपीटिशन से बचने की रेमेडी एक तो बहुत आसान है, हम कह देते हैं जी लंडे से खरीद लें। अब लंडा वर्ड कुछ लोगों को बड़ा ऑफेंड कर देता है, हालांकि इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। प्री लव ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर से आप अच्छे ड्रेसेस ले सकते हैं। होता क्या है कि आप उनको लेके ड्राई क्लीन करा सकते हैं, या अगर वो कपड़ा ख़राब होने वाले नहीं है सिंपली आप उसको वॉश करें, इस्तेमाल कर लें। और अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड ये चल पड़ा है कि लोगों ने अब प्री लव ड्रेसेस लेने शुरू कर दिए हैं। इवन प्री लव शूज़ भी लोग लेते हैं, बैग्स भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी ऑथेंटिक जगह चाहिए होती है। अगर आपने सोच लिया कि आपने एक लेट्स सपोज ड्रेस लेना है, उसके मेजरमेंट्स ठीक होने चाहिए, उसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें किसी ऑथेंटिक जगह पे आपको पता चलती हैं। तो हमारे साथ आज एक ऐसी एंटरप्रेन्योर मौजूद है जो ऐसा ही एक बिजनेस ऑन करती हैं और वहाँ पे आप अपनी चीज़ें बेच भी सकते हैं, वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। और अब उन्होंने किस तरह हालात को, ट्रेंड्स को बदलते हुए देखा है, ये वो आपको ऑन एयर बताएंगे, क्योंकि ऑफ एयर बड़ी अच्छी हमने उनके साथ गपशप बिल्कुल जी। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया और फिर उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में ख़ुद तो एक स्टेप लिया, लेकिन अपने साथ बहुत सारी ख़वातीन को लेकर चल रही हैं जो कुछ पैसे कमा भी रही हैं, बहुत सारे न्यू आइडियाज़, न्यू वेज पर काम करके, और उसके अलावा अपने कपड़े बेच के और नए कपड़े ख़रीदने का ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत ही कमाल का इनका है। बिज़बी इनके प्लेटफॉर्म का नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं सहरिश रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइस। अभी हमने काफ़ी गपशप तो लगाई बिज़बी के बारे में, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर सबके साथ। सो कैसे ये स्टार्ट हुआ बिज़बी का?
सो बिस्बी की बेसिकली जो इंसेप्शन हुई वो इस तरह हुई कि मैं फेसबुक पे एक दिन मैं एक डिजिटल मार्केटर थी, तो मैं फेसबुक ऐसी यूज़ कर रही थी। एक मैंने लड़की की पोस्ट देखी जिसने अपनी शादी का ड्रेस सेलिंग के लिए लगाया था, और उसी राउंड अबाउट मेरी अपनी शादी का टाइम था। तो मेरी माँ पैसे बहा रही थी मेरी शादी की शॉपिंग पे। एंड देन आई वाज लाइक कि कितना स्मार्ट लड़की है ये, क्योंकि उसने एक दफ़ा पहना और उससे वो पैसे भी कमाएगी, एंड देन ऑल्सो अगर कोई ख़रीदेगा तो उसको हाफ प्राइस पे एग्जैक्ट मिंट कंडीशन में कोई चीज़ मिल रही है। तो मैं गई गूगल पे, गूगल बेस्टी, मैंने उस पर लिखा, मैंने कहा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसा हो, क्योंकि हमारे पास वी हैव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर कार्स आप रीसेल कर सकते हो, आप हर किस्म की चीज़ें रीसेल कर सकते हो। बट मैंने देखा कि कोई कपड़ों के लिए, प्री लव कपड़ों के लिए कोई ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो जहाँ में बहुत सारे कपड़े मिल सके, बट नहीं था। यहाँ से आइडिया स्टेम हुआ कि मैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहती थी जहाँ पे मुझ जैसी और लड़कियाँ हु वांट टू बाय एंड सेल यूज्ड क्लोथ्स, वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर उनको सारी वैरायटी। वेरी नाइस। अच्छा, आपने जब स्टार्ट किया क्या इन्वेस्टमेंट जमा की या लोगों को कैसे आपने एंगेज किया, कैसे लोग आपके पास आना शुरू हुए? मैं एक छोटी सी एक मेरी लाइफ लर्निंग थी जो मैं शेयर करना चाहूँगी। वो ये थी कि हम लोग जनरली भी जब कुछ स्टार्ट करने का सोचते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो मैं स्टार्ट करूँगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। जिस तरह मैंने जब बिजबी स्टार्ट किया तो एज आई टोल्ड यू मैंने पहले डिजिटल मार्केटिंग की हुई थी। मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, मैंने सिर्फ एक अपने किसी जानने वाले से लोगो बनवाया, मैंने एक फेसबुक पेज बनाया और इंस्टाग्राम पेज बनाया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैंने अपने कुछ जानने वालों से कुछ कपड़े जमा किए और मैंने वो लगा दिए, और थोड़े से उसमें मैंने लाइक आई थिंक 5,000 10,000 की बूस्टिंग करनी शुरू कर दी। फिर जब मुझे ट्रैक्शन आना शुरू हुई 2-3 महीनों बाद, जब लोगों की इन्वेंट्री भी आना शुरू होगी, सेल्स आना शुरू होगी, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रीयूजिंग दैट मनी टूवर्ड्स माई प्लेटफॉर्म। तो ये था कि मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था, एंड आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड फॉर एनी एंटरप्रेन्योर कि आप कम से कम पैसे से कैसे कोई चीज़ खरीद कर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एज एंटरप्रेन्योर काम स्टार्ट करना, लोगों को कन्विंस करना कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, ये आपको मुश्किल लगा या इट वाज इजी फॉर यू? बहुत मुश्किल, मतलब आई थिंक अगर कोई मुझसे पूछे ना कि कोई एक रीज़न या कोई एक रीज़न बताएं कि आप क्विट कर दें या आपने सोचा हो क्विट करने का बिजबी को, तो वो लोग ही होंगे, क्योंकि जितनी मुझे बैकलैश शुरू में मिली थी ना, लोग मतलब पीपल वुड से नेस्टी स्टफ। हाँ, बैकलैश मतलब कि लोग ये कहेंगे कि ओ अच्छा तुम उतरन बेच रही हो, तुम लंडा बेच रही हो, ये मैं तो कभी किसी की उतरन नहीं पहनूंगी, लाइक स्टफ लाइक दैट। और फिर मैं कहती थी कि लाइक मुझे पूरा उनको आई हैड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि अच्छा वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। वही काम अब जब किम कार्दाशियन कर रही है तो कूल हो गया है। क्या ऐसे लोग भी मिले जिनको आपने पहले वो ऐसी बातें करते हो फिर आपने उनको कन्विंस कर लिया और अब वो प्री लव भी खरीदते हैं? ओह यस, माय मॉम। मैंने ये शुरू किया था, मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा खिलाफ खड़ी चीज़ है, क्या मैं कभी भी नहीं, क्या तुम गरीब हो, तुम कपड़े बेच रही हो। अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले शी कॉल्ड मी अप एंड शी वाज लाइक सोशी वो मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, बेच दोगी? मैंने कहा अच्छा नाउ यू तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो शुरू में बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करते थे, पर अब मैं वही जो किम कार्दाशियन की एग्जांपल दी थी, वो बेसिकली मैंने ये दी थी कि अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए और वो इसके बारे में बात करना शुरू हो गया। इस वजह से जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास, मतलब सब में एक्सेप्टेबिलिटी आती जा रही है उस चीज़ की, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो कैसे ये सारी जो साइट है ये आपकी वर्किंग करती है? सो बेसिकली आप bizbee.store वेबसाइट है, आप उस पर जाते हैं, आप एज अ बायर तो इट्स अ नॉर्मल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कुछ भी खरीदना हो। हाँ, बट जब आप एज ए सेलर जाते हैं तो आपको रजिस्टर करना होता है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपकी डिटेल्स वगैरह कुछ लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही लिस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, पिक्चर लेके अपनी उसकी डिटेल्स डाल के, और फिर जब सेल हो जाता है उसके बाद हम वो ड्रेस आपके घर से पिक करते हैं, वो हमारे पास आता है, क्वालिटी चेक होता है और फिर क्वालिटी चेक करते हैं आप लोग खुद से? यस। और अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो फिर क्या वापस करते हैं? तो फिर सेलर को वापस ले जाते हैं। सेलर अगर एक सेलर के 3 से ज़्यादा दफ़ा हमें कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है वेबसाइट से। दैट्स वेरी गुड। और बायर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि बिकॉज वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं किया तो हम आपको डिलीवर नहीं कर। अच्छा, अमाउंट कितने में बिकेगा वो ड्रेस, या ड्रेसेस के अलावा भी कुछ होता है? सो दिस वी हैव ड्रेसेस, शूज, बैग्स, ज्वेलरी। अच्छा, वो चीज़ कितने में बिकेगी? ओरिजिनल कॉस्ट क्या आती है, ये कौन डिफाइन करता है? लेट्स सपोज अगर टैग नहीं है। सेलर।
इट्स अगेन वो पाकवीज जैसा ही है। पाकवीज में द सेलर डिटर्मिन्स द प्राइस, वो खुद ही डिटर्मिन करते हैं, वो खुद ही कम करनी हो तो खुद ही कम करते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही समझें कि पाकवीज फॉर क्लोथ्स है बिजबी, तो आप वो सेलर खुद ही डिटर्मिन ओके, व्हाट आई वांट कि आपको जिस तरीके से मैंने बोला कि आप खुद एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में एक कदम आपने उठाया और आप बहुत सारी फीमेल्स को आप साथ लेकर चल रही हैं। सो एक एग्जांपल जो अभी हमने रिसेंटली मेंशन की थी कि लंडे से कपड़े खरीद के वो जो वुमेन आपके ऊपर बेच रही हैं, वो आप बताएं तो कि इससे ये पता चलेगा कि कैसे मुख्तलिफ वेज जो है ना वो आप ले सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी, और कुछ ना कुछ शुरू करना है, आपने घर बैठे हुए पैसे कमाने तो कैसे आप कर सकते हैं। अभी तकरीबन हमारे पास 20,000 सेलर्स रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे, और कम्युलेटिवली इन लोगों ने ओवर द पास्ट आई थिंक 2.5 years they've earned more than $300,000 through the platform. तो ये है कि लोग, बहुत सारे लोगों के लिए कमाई बन गई। उनमें से एक पर्टिकुलर है जो पहले दिन से बिजबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, जब मेरा मतलब वेबसाइट भी नहीं थी, और वो लेडी अब ये करती हैं कि वो अपने कपड़े पहले तो उन्होंने अपने बल्क निकाल के बेच दिया, उससे जो पैसे कमाए ना उन्होंने, उससे वो जाके उन्होंने फिर लंडे से जाके कपड़े लिए और एंड देन अब उसको फिर प्रॉफिट पे बेचा, फिर हर महीने अब नाउ उनके लिए एक मंथली बिजनेस रिकरिंग रेवेन्यू बन गया फॉर हर। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ये करती हैं कि वो कपड़ा खरीदेंगी बिजबी से, वो एक दफ़ा पहनेंगी फिर दोबारा बेच देंगी, उन्हीं पैसों से फिर दोबारा एक कपड़ा ले लेंगी। सो बेसिकली वो पैसे, कपड़ों पे पैसे नहीं खर्च करेंगी, वो अपने घर वालों को कह सकती हैं कि हम अच्छा, ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान में आपने कॉन्सेप्ट शुरू किया, दुनिया भर में ये थ्रिफ्ट स्टोर का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? दुनिया भर में इट हैज़ बीन देयर फॉर एजेस, मतलब सेंचुरी से थ्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत कॉमन था, बट फिजिकल थ्रिफ्ट स्टोर्स होते थे। अब ये है कि ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर 2010 के बाद यूएस, तौर पे कोविड के बाद तो बहुत बढ़ गया ना, बट जो शुरू हुआ था यूएस में वो तकरीबन 2010 के करीब यूरोप यूएस में ये कॉन्सेप्ट ऑनलाइन वाला आया था। और अभी कोविड के बाद तो जो स्टेटिस्टिक्स है वो ये है कि बेसिकली जो सेकेंड हैंड फैशन है उसने फास्ट फैशन मार्केट को भी सरपास कर दिया, वो इतनी बढ़ गई है मार्केट। तो बेसिकली अगर आप 2030 तक देखें ना, तो सस्टेनेबल फैशन और बेसिकली जो सेकेंड हैंड फैशन जिसको कहते हैं वो, और इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या पॉजिटिव इसके नेचर के साथ और एनवायरनमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशन? सो अदर देन द फैक्ट कि इससे औरतें मतलब पैसे अर्न कर सकती हैं या सेव कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का ड्राइविंग फैक्टर फॉर थ्रिफ्टिंग इज़ कि वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कपड़े रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, तो उससे आप इवेंचुअली यू आर नॉट सपोर्टिंग फास्ट फैशन, यू आर सपोर्टिंग सस्टेनेबल फैशन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर एक चीज़ है। और क्योंकि मुझे बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बट लेकिन फैशन इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्री के बाद सेकंड बिगेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है, एंड ओनली बिकॉज हम लोग कपड़े बहुत जल्दी फेंकना शुरू हो गए। तो उसको जब हम इस साइकिल में ले आएंगे तो हम वी कैन मेक द एनवायरनमेंट बेटर थ्रू फैशन। और वैसे आपने एज इकोनॉमिकली अगर इसको देखें तो आपने कितना प्रॉफिटेबल पाया इस बिजनेस को? सॉरी व्हाट? कितना प्रॉफिटेबल पाया इस बिजनेस को? दिस बिजनेस इज एब्सोल्युटली 100% प्रॉफिटेबल, क्योंकि टेक्निकली देखें हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, जस्ट अ मीडिएटर, राइट? तो सेलर भी कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं, हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल है, सेलर के लिए भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसका और बायर के लिए भी प्रॉफिटेबल है। सो टेक्निकली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और आउटलेट का प्लान है आपके? सॉरी, आउटलेट का प्लान? यस, हम लोग सोच रहे हैं कि जस्ट के लोगों को एक फिजिकल एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू है पाकिस्तान में। अगर कोई आपकी तरह अपना स्टोर स्टार्ट करना चाहता है या प्लेटफॉर्म, क्या करे? वो पहला स्टेप क्या? वेबसाइट बनवाए सबसे पहले? क्या करे? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वेबसाइट इज एन इन्वेस्टमेंट, तो आई थिंक दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। पहली चीज़ ये उनको करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारी लेडीज़ हैं वो दे आर वेरी गुड एट कुकिंग और निटिंग और या कढ़ाई में, तो वो सिर्फ एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी बना लेना, वहाँ से वो अगर होम बेस्ड बिजनेस उन्हें स्टार्ट करना है, वो आराम से वहाँ पर स्टार्ट कर सकती है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और जब उनका बिजनेस ग्रो कर जाए फिर दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग वेबसाइट पे और अपनी टीम में। बट आई थिंक अब डिजिटल की एज में तो किसी भी लेडी के लिए बिजनेस स्टार्ट करना घर बैठे इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। और एक मिथ जो है
वो मेरी लास्ट टाइम भी सहरिश से चल रही थी, लेकिन इन्होंने 100% नहीं शुरू किया होगा कि इनके प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। ऐसा है? यस, सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए। ये मर्द क्या हजरात मर्दों जो के है- प्लेटफॉर्म्स भी हैं? वैसे मैंने बहुत नहीं, कम सुना है नहीं मर्दों। है ही नहीं, है ही नहीं। तो नहीं मैंने है? इनको बोला था कि ये शुरू करें। आपने कपड़े नहीं दिए अपने। मैंने तो आप कपड़े नहीं दे, दिए, मैंने लेकिन कहा था, मैंने देखिए- इनको कहा था आप कपड़े दे, मैं आप पे टेस्ट रन करूंगी, अगर आपकी इन्वेंट्री पे हमें रिस्पांस आया मैं स्टार्ट कर देखिए, दूंगी। ये बात खवातीन की हुई थी तरह कि- मर्द भी बिल्कुल ये चाहते हैं, बात लेकिन हुई थी। एक डिफरेंस है सहरिश के मर्दों की रिक्वायरमेंट कम होती है, उनके स्पेसिफिक बस कलर exactly से वो वो यही रिपीट कर बोलती सकते है हैं ना। मैंने यही बहस की थी बहुत लंबी। मैंने कहा नहीं, मुझे जैसे और भी मर्द है, मैंने कहा ओके यू ब्रिंग दोस मर्द और मैं स्टार्ट कर दूंगी इनके लिए। लेकिन हाँ, मर्द जनरली उनकी जब तक बीवियां माएँ वो कपड़े फेंकती नहीं है, वो पहनते रहते एग्जैक्टली, वो रिपीट कर सकते हैं उनको हाँ। स्पेसिफिक क्या से कह रहे कलर हैं से ना, वो, 5 उन्होंने साल आगे के। जो है खवातीन के लिए जो लेने जी, के जी। लिए इसलिए ये प्रॉब्लम चल रही होती है। वेल, थैंक यू सो मच सहरिश फॉर Thank you कमिंग। so बहुत much. अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी, बात करके भी, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके Thank you. प्रोजेक्ट के लिए, और बिज़ इसी तरीके से चलता जाए और इसी तरीके से लोग खरीदते जाएं और आपके आगे भी जो वेंचर्स हैं वो चलते रहें। थैंक यू सो you मच so फॉर much, कमिंग। एक ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को सुबह पाकिस्तान के साथ में। वेलकम बैक नाजरीन। हेल्थ स्पेशल सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा किडनीज, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो दिखने में बड़ा छोटा लगता है, या पिक्चर पे या अल्ट्रासाउंड पे हमें उसका साइज़ बड़ा छोटा नज़र आता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फाजल मादे होते हैं उनको फिल्टर करने का काम इसके अंदर छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं वो करते हैं, और अगर वो फिल्टर्स ख़राब हो जाए तो दैट मीन्स कि अब आपको डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। ये स्टेजेस कब आती हैं ये हम डॉक्टर से पूछेंगे, लेकिन गुर्दों की बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे हम लाइल्म रहते हैं। हमें इनिशियल स्टेजेस पे पता ही नहीं होता कि हमारे गुर्दे काम करना कम कर चुके हैं या ख़त्म कर चुके हैं, अब हमें डायलिसिस की ज़रूरत है। अनलेस पानी सर से गुजर ना जाए हम डॉक्टर का रुख नहीं करते। कुछ बेसिक टेस्ट, कुछ एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जा सकती हैं, कोशिश करते हैं उनको आइडेंटिफाई। बिल्कुल जी, और मुखैर हजरात की मदद से पाकिस्तान में बहुत सारे वेंचर्स चल रहे हैं। उसी में रहमान फाउंडेशन है जो गुर्दों का इलाज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर इनके ये मौजूद हैं सेंटर्स, वो हम जानेंगे। हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं, एक पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, गुर्दों के हवाले से हमने अवेयरनेस पर प्रोग्राम किया, जनाब डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन जनाब चौधरी जाहिदुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर कमिंग। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आने के लिए। हम लोग पहले भी गुर्दों के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन ये काम है, मैं चाहता हूँ कि पीटीवी के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि इस्तेफ़ादा लोग हासिल करें। गरीब लोगों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं रहमान फाउंडेशन का, तो कहाँ कहाँ पर आपके इस वक्त मौजूद हैं सेंटर्स और कैसे लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मधु किया प्रोग्राम में। तो रहमान फाउंडेशन से जो हम है, हमारा टोटली ये फ्लाई प्रोजेक्ट है और स्पेशली हम डायलिसिस पे काम कर रहे हैं। और हम माशाल्लाह 2003 से हो रहा है काम। सबसे पहले लाहौर में था डायलिसिस सेंटर, फिर माशाल्लाह कराची में और झेलम में, इस्लामाबाद में। सेंटर हमारे पूरे पाकिस्तान में है और पूरी दुनिया में है। हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट है वो पूरे पाकिस्तान में डायलिसिस सेंटर बनाने हैं और टोटल फ्री फॉर पुअर पीपल है। जो हमारा माशाल्लाह है, अभी माशाल्लाह गुजरात में भी बन चुका है। और माशाल्लाह ये जो रहमान है ये अल्लाह का नाम है, उसकी छतरी के नीचे है। और माशाल्लाह देख लें डॉक्टर साहब, माशाल्लाह हमारा तल्लक 2005 से है। तो मेरे वाले साहब को खुद के डायलिसिस था, तो डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने इलाज करवाया, उनका खुद डायलिसिस रुका। वंडरफुल। तो फिर मैं डॉक्टर साहब को माशाल्लाह मैं यूके ले गया, हमारा रजिस्टर्ड अदारा है, तो हमने झेलम का सेंटर बनाया उसके बाद। तो माशाल्लाह अभी ये वो एक दरख्त है ना, उससे आगे शाखें लगती जा रही हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है ये एक डायलिसिस सेंटर का, रिलेटिंग टू मेडिकल अवेयरनेस भी है। तो हम चाहते हैं कि ऑलरेडी देखें हमारा प्रोजेक्ट ही पाकिस्तान से है और स्पेशली पीटीवी ताल्लुक की पी से है, तो इंशाल्लाह तो हाँ जी, नो डाउट। ओके, ज़बरदस्त। और आपकी गुफ्तगू में जो एक अहम नुक्ता सामने आया वो ये था कि डायलिसिस से आप वापस भी आ सकते हैं नॉर्मल बिल्कुल ज़िंदगी की बिल्कुल तरफ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ब्रेक में हम बात कर रहे थे गुर्दों की बीमारी की अलामात कुछ और फिर उनकी वजूहात, अगर आप वो बता दें और साथ ही बता दें कि वापस आने के चांसेस कितने होते हैं डायलिसिस से। सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।
गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करते हैं जहां से टूटा था। डॉक्टर साहब, आगाज़ होने लगा था उस बात का कि निशानियां क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि अब गुर्दों का मसाइल देखिए जी, शुरू हो गुर्दे ख़राब होने की 10 वजूहात हैं और गुर्दे जो अलामत हैं वो भी 10 हैं। ठीक है। अगर हम वजूहात पे बात करें तो सबसे बड़ी वजह है शुगर का हाई रहना, ठीक है, दूसरी बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर का हाई रहना, ठीक है, तीसरी वजह है यूरिन के अंदर प्रोटीन का ज़्यादा आना, ठीक है, झाग का ज़्यादा आना। और हमें नहीं पता चल रहा कि हम अपने यूरिन के टेस्ट ही नहीं कराते कि कितनी यूरिन में हमारी झाग आ रही है, प्रोटीन आ रही है, एल्ब्यूमिन आ रही है, ये हम सबको करवाना है टेस्ट। चौथी वजह बनती है स्टोन्स का बार बार होना। ओके। पांचवी वजह है पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी का साफ इस्तेमाल ना करना। छठी वजह है हमारी सेल्फ मेडिकेशन, जो हम खुद ही डॉक्टर बन के खुद ही ले लेते हैं और कोई मेडिसिन नाम नहीं लेना, पेन किलर, एंटीबायोटिक, हैवी किस्म की पेन किलर, ये भी वजह बन रही है। ताकत की मेडिसिन जो लेते हैं हम लोग, वो भी एक वजह बनती है। अच्छा। और एक और वजह बन रही है जो हमारा, हम बहुत सारा खाना बहुत अच्छा खाते हैं हम लोग, हमारे खाने अच्छे हैं, लेकिन हम बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, और वो टॉक्सिन हमारे बॉडी में ही रह जाते हैं। जो निकलने होते हैं नहीं निकलते, कुछ यूरिन के जरिए निकलते हैं, कुछ मसाम के जरिए निकलते हैं, और जो मसाम वाले नहीं निकलते तो वो लोड सारा किडनी पे आ जाता है, वो फिर उसी को निकालने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है RFT, ये हम नहीं करवाते, ये डरते मारे नहीं करवाते कि यार कोई वहम ही ना हो जाए, कोई गुर्दा मसला निकल ही ना आए कहीं। तो ये एक वजह ये भी है कि हम टेस्ट ना कराना भी एक वजह है। मैं यूके में रहा हूँ ज़ात भाई के पास, वहाँ इंग्लैंड में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लाजमन टेस्ट है वहाँ पे लोगों के, हर बंदे ने कराने ही कराने, अपने जिगर के, शुगर के, गुर्दों के, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, विटामिन है, तो वो हम नहीं करवाते। ये खैर ये हैं वजूहात। अगर अलामत को देखें तो अलामत बड़ी अजीब सी हैं। क्या अलामत? गुर्दे में दर्द नहीं होगा पहली बात, वो सिर्फ वही चंद एक लोग होंगे जिनको स्टोन है, उनको दर्द हो गया, उन्होंने इलाज करा लिया, वो बच गए, स्टोन निकाल लिया, ऑपरेट कर लिया, लेज़र लगवा लिया, वैसे निकल गया मेडिसिन के ज़रिए। लेकिन बाकी अलामत बड़ी अजीब सी हैं। एक अलामत का हमें सबको पता है, जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, एक अलामत कौन सी है, वो है आँखों के नीचे स्वेलिंग होना या पाँव पर स्वेलिंग होना। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन कि लाजमी हो। बाकी अलामत कौन सी हैं? मतली का होना, दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग का आना, सांस का फूलना, घबराहट का होना, बेचैनी का होना, रात को सोते हुए नींद का खुल जाना, तकिए दो रखना सर के नीचे, और खारिश का होना या पाँव पर स्वेलिंग होना, जिस समय खारिश होना ज़्यादा। अब ये अलामत बड़ी अजीब सी हैं। अब हम अगर सांस फूल रहा है तो हम समझते हैं यार कोई हमें दमाना हो गया हो, कुछ अल्लाह न करे TB है या अस्थमा है या उसका हार्ट का मसला है, हम गलत डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। खारिश हो रही तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्किन वाले के पास जा रहे हैं, दिल खराब हो रहा है तो मैदे के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम गलत मौलजों के पास खुद जा रहे हैं। तो फौरी तौर पे RFT करवाना चाहिए, फौरी तौर पे करवाना चाहिए। मैं समझता हूँ हर शख्स को करवाना चाहिए। मैं हमेशा प्रोग्रामों के अंदर कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी बैठा हूँ, बेशक वो पाकिस्तान से बाहर किसी चैनल पे हूँ, खुदारा अपने टेस्ट करवाएं, अपने RFT टेस्ट करवाएं। वंडरफुल। और ये टेस्ट भी हमने फ्री कर दिया पूरे पाकिस्तान में। कोई शख्स ये कहे कि हमने PTV पे डॉक्टर की बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि ये RFT टेस्ट हम फ्री करते हैं, जहाँ हमारे सेंटर हैं जाएँ, रहमान फाउंडेशन से जाके अपने टेस्ट फ्री कराएं। बिल्कुल जी सर, ये लोगों ज़रूरी ने है। सुन लिया होगा और ये आप पहले भी बिल्कुल मेंशन कर चुके हैं। मैं इसी हवाले से पूछना चाहूँगा कि इतना इलाज जो चल रहा है सर, इसका कोई निज़ाम सिलसिला चल रहा होगा, सो बैक हैंड फोर्सेस क्या हैं जो इसको ड्राइव कर रही हैं सारे? माशाल्लाह सबसे बड़ी बात है जो मैं पहले भी कहा कि रहमान मुहैया रज़ात है, माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी सपोर्ट रहा है, और बाहर से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मेरा मैसेज भी है कि पाकिस्तान हमारा पहले है, गरीब अवाम माशाल्लाह यहाँ पे बहुत गुर्बत, और स्पेशली एक सेक्टर नहीं है, हेल्थ सेक्टर देख लें, एजुकेशन का, लेकिन सबसे पहले सेहत है। जो डॉक्टर साहब ने अवेयरनेस की बात की, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस नहीं है कि किसी चीज़ को अगर कोई बुखार हो जाता है उसको पता नहीं है। तो स्पेशली जो डायलिसिस का है माशाल्लाह मुहैया रज़ात हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस हम माशाल्लाह अल्लाह की मदद है, इसमें अल्लाह की मदद है। हम कह देते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब का मैसेज है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता आए, टेस्ट कराए, फ्री डायलिसिस है। और जज साहब, कितने डायलिसिस आपके अभी तक चल रहे हैं और कितने एक्सपेंड करना चाहते हैं? हाँ, इस वक्त जो बताया था, लाहौर माशाल्लाह डायलिसिस सेंटर, जेलम डायलिसिस सेंटर, गुजरात में डायलिसिस सेंटर है, इस्लामाबाद में डायलिसिस सेंटर है, कराची में डायलिसिस सेंटर है,
सेंटर्स हमारे हो रहे हैं कराची जिस तरह फैसलाबाद, फैसलाबाद में पेंसरा, डायलिसिस सेंटर है, तमाम बड़े शहरों में सियालकोट में डायलिसिस सेंटर है। तो इंशाल्लाह ये शाख बढ़ती जा रही है। हमने पूरे पाकिस्तान में करना है, कश्मीर हर जगह पे, ताकि हर जगह पे जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास और लोग उसकी हैं, कैपेसिटी का भी अगर आप बता हाँ दें, जी। क्योंकि लोग तो- समटाइम्स ये सोच के नहीं जाते कि शायद कोई छोटी जगह होगी, नहीं। पता नहीं हमारा नंबर आएगा। माशाल्लाह देखें जी कि जो बड़े सेंटर है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, माशाल्लाह उसमें 10 से 15 मशीन 12। तो जिस तरह छोटे सेंटर है माशाल्लाह आके मैं चाहता हूँ देखें लोग, हाइजीनिकली बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है। स्पेशली मैं जब आता हूँ सारा राउंड करता हूँ, मेनली बेसिकली हाइजीनिकली बहुत साफ़ सुथरा और माशाल्लाह बड़ा क्लीन और सारा कुछ। ये माशाल्लाह इस्लामाबाद में सेंटर है, ये हमारे पूरे इलाके को कवर कर रहा है। जेलम सेंटर है Wonderful. फैसलाबाद। डॉक्टर साहब, हमारे ओवरऑल केसेस की तादाद देखें, आपने मेंशन किया था कैंसर से बड़ी बीमारी बन चुकी है, पाकिस्तान में क्या रेशो चल रही है? एंड सेकंड क्वेश्चन कि हर बीमारी में ये जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हमारा बन चुका है, ये कितना नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है? हर वक्त एसी, हीटर और नेचर से दूर रहना, पसीने से अपने आप को अवॉइड करना, सर्दी में ठंड से अवॉइड करना, ये कितना हार्मफुल है? लेकिन जी पाकिस्तान में हर 8वां बंदा किसी ना किसी हवाले से गुर्दों का पेशेंट बन चुका है। बहुत बड़ी रेशो बनती जा रही है। हर अभी एज के लोग, हर एज के लोग, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। अभी एक रिसर्च हुई है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो ईदी साहब भी। देखिए इस मर्ज़ में बेशुमार बड़े बड़े नाम चले गए दुनिया से। सही बात। हमारे ईदी साहब, हमारे मेहदी हसन, हमारी मैडम नूरजहां, हमारा बब्बू बराल, मस्ताना, रंगीला, बड़े नाम जो चले गए दुनिया से। और जो बल्कि अभी नुसरत फ़तेह अली खां उनकी जो भाई भी, फिर उनकी ये राहत भाई की वालदा भी, उनकी फुप्पो भी, तो बेशुमार लोग गए। राहत भाई तभी हमारे साथ शामिल हुए, राहत फ़तेह अली खां अदारे के साथ एज एम्बेसडर आ गए। उन्होंने कहा यार इतना मसला है, हमने तो देखा है अपनी आंखों से, अपने घर के इतने लोगों को। तो बेशुमार ये मसला इसलिए बनता जा रहा है कि हम लोग अपनी खुराक का ख्याल नहीं करते, बड़े लेट खाने खाते हैं, लेट सोते हैं, लेट जागते हैं, फिर अपना बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। ये जो एसियों का सीज़न शुरू हो गया है, ये सबसे ख़तरनाक सीज़न है हमारा, ये जून से लेके अगले ये 2-3-4 माह जी। हम कोशिश करते हैं गाड़ी में एसी, घर में एसी, दफ्तर में एसी, और सुबह के टाइम कोशिश करें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार बंद करो यार, खाओ पराठे खाने ना खाओ, आपने देसी घी खाना है, एक्सरसाइज उसका हक भी अदा करो ना। हमारे बुजुर्ग थे पुराने, वो खाते थे, अभी तक मुशक्कत करके, और अभी तक वो माशाल्लाह अच्छी सेहत में। और डॉक्टर साहब ये किडनी डिजीज कोई भी हो, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये भी लोगों को बताएं कि ये सिर्फ एक ऑर्गन की बीमारी नहीं है, ये बॉडी में क्या क्या चीज़ें डैमेज करती है और कौन से ऑर्गन्स को इफेक्ट। लेकिन जब किडनी काम नहीं करता और वो फास्फेट मादे वो नहीं निकाल पाता, तो वो फास्फेट मादे कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में। और क्रिएटिनिन का लेवल होता है ब्लड के अंदर, एक खास मिकदार है, मेरे भी और आपके भी, वो है 0.7 से 1.3 तक, 2 तक, और यूरिया की 10 से लेके 50 तक। जब ये और इस तरह और जो बाकी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। और ये गुर्दों का काम है इनको बैलेंस में रखना और रेड सेल बनाना और सफाई करना, यूरिन के ज़रिए फास्फेट मादे को निकालना। अब ये फास्फेट मादे नहीं निकलते तो ये फास्फेट मादे जब ब्लड में जाते हैं तो जहाँ जहाँ ब्लड गुजरता है, मतलब ब्लड के अंदर एक पोटाशियम होना चाहिए 3-3.5 तक, एक नॉर्मल लोगों को बताने के लिए, तो वो जब बढ़ जाएगा, उसका लेवल चला जाएगा 6 पे, अल्लाह ना करे 7 पे, तो हार्ट अटैक होने का ख़तरा है। यानी कि गुर्दों की वजह से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं अगर गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, पानी इकट्ठा हो जाता है। अब एक गुर्दे वाला पेशेंट है, अल्लाह ना करे कोई हम जाएँ उस तरफ, लेकिन जो चले गए हुए हैं लोग बेचारे, जो प्रोग्राम देख रहे हैं डायलिसिस वाले लोग, जो जिनके लवाइकीन और पेशेंट, अब बिलीव करें गर्मियाँ उनके लिए इतनी तकलीफ दे महीने हैं, वो बर्फ़ रख रहे होते हैं मुंह के अंदर, प्यास लगती है, पानी नहीं पी सकते, पानी 1 लीटर की इजाज़त है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर 1 लीटर तक, किधर जाएं लोग? तो हम पहले ही बच सकते हैं, और आप हम सब जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, हम बच सकते हैं इन बीमारी से। हम अपना गुर्दों का टेस्ट कराएं और अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ को चेंज करें, लाइफ को असल की तरफ लाएं, जो असल से नेचर की तरफ आए। मैं भाई रहा हूँ, अभी US से गया हुआ था, रिसर्च जो मैं देकर आया हूँ, डायलिसिस रोकने वाली नहीं देकर आया, डायलिसिस को डिले करने वाली। हम डायलिसिस को डिले कर लेते हैं 20 साल के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बंदे ने चले जाना है 1 साल बाद, 2 साल बाद, हम कहते हैं तुम 20 साल तक सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन मर्जी हमारी चलेगी। आज के बाद ये ग़िज़ाई चार्ट है जो हमने बनाया बड़ी मेहनत से, वो 2.5 साल लगे उसको बनाने में। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल। वो 2.5 साल की मेहनत है हमारी कि क्या खुराक खानी चाहिए जिसमें, क्या खुराक लेनी चाहिए जो गुर्दे वाले मरीज़ को,
और क्या नहीं लेनी चाहिए। बहुत खूब। उस पर हम एक प्रोग्राम पूरा करेंगे कभी बड़ा डिटेल से इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब फॉर बहुत कमिंग, शुक्रिया, thank you। और अल्लाह आप लोगों को इसी तरीके से सलामत रखे और आपका काम चलता रहे। और तीनों हजरात एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। जिस कौम के नौजवान ज़िम्मेदार होते हैं वो कौम के आगे जाके कायद बनते हैं, और कायद बनने के लिए हमें इनकी ज़हनी तरबियत करनी होगी। क्यों कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल मुआशरे में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। उसको रोकने के लिए जहाँ मुआशरे में जो ज़िम्मेदार हैं वालिदैन हैं पहले, सबसे पहले, उसके बाद उसातिज़ा हैं, या जो भी मुआशरे के लोग कम्युनिटी है, उसको चाहिए कि इसके इस्तेमाल करने वालों के लिए तरबियती सेमिनार और प्रोग्राम का इनेकाद करें और उनको डराएं इस चीज़ से कि ये दुनिया में भी आपके लिए नुकसानदेह है और आखिरत में भी आपके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि ये कौम हमारी जो इस वक्त नौजवान हैं, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है। इनकी तरफ तवज्जो देना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारे मामलात पे हम बात करते हैं, लेकिन बच्चों की बात ना हो तो ऐसा लगता है कि प्रोग्राम अधूरा है, क्योंकि हर घर में मौजूद होते हैं और पेरेंट्स के लिए खास तौर पे एक चैलेंज होता है बच्चों को मैनेज करना, उनको टैकल करना, और हर चीज़ की कुछ हदूदों को यूद होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। तो आज हम बात करते हैं पेरेंटल बाउंड्रीज़ की, कि वो आखिर होती क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर नफ्सियात मोहतरमा मरियम रियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से? थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ओके, बच्चों के लिए बाउंड्रीज कितने इंपॉर्टेंट है हर घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होना, और ख़ास तौर पर जब आपके बच्चे हैं उनसे बड़ा प्यार भी होता है लेकिन बाउंड्रीज सेट करना। अच्छा, सबसे पहले तो आई थिंक हमें बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बाउंड्रीज होती क्या है। देखिए, हम लोग अपने घर की चार दीवारी बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम उसके अंदर सेफ़ फील करें, हम सिक्योर, हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरे घर की चार दीवारी है, इसके अंदर मैं सेफ़ हूँ। सो यही कॉन्सेप्ट हमें अपने बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है कि आपके कुछ लिमिट्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। सिमिलरली बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, ये मेरी लिमिट्स हैं, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं कि आपको मुझे रिस्पेक्ट करनी है, मुझे आपको रिस्पेक्ट करनी है, मुझे आपकी बाउंड्रीज़ का एहतराम करना है, आपको मेरी बाउंड्रीज़ का एहतराम करना है। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, आप ज़िंदगी के हर रिलेशन में अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, अगर आप उनको सेट रखेंगे, क्लियर रखेंगे, तो आपके लिए आगे जाना बहुत आसान हो जाता है, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ठीक। सो बच्चों के लिए शुरू से ही आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए। क्या बाउंड्री सेट करने का कोई ख़ास फॉर्मूला भी होता है कि ये चीज़ों के लिए आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो जिनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं हो सकती? अच्छा, देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें बाउंड्रीज़ की टाइप्स अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जगह पे हमें बाउंड्रीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए। इसके लिए जैसे आजकल आपको पता है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू जो रेज़ हो रहा है, बच्चों के साथ फ़िज़िकल वायलेंस, बच्चों के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ हो रहा है। तो फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ बच्चे के अंदर इंड्यूस करना बहुत ज़रूरी है कि लाइक ये आपकी बॉडी है, ये आपकी स्पेस है, ये आपका कंफर्ट जोन है, ये आपका दायरा है, इसके अंदर कोई बंदा हाँ, कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता, इसके कोई बंदा आपको आपकी परमिशन के बगैर टच नहीं कर सकता, ये आपकी बाउंड्री है। और ये बाउंड्री पहले हमें खुद अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, बाउंड्रीज़ में यहाँ से मैं आपको
थोड़ा सा मैं नहीं प्लीज प्लीज मुझसे हट रही हूँ। जब तक आप खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करके दिखाएंगे बच्चा वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने बच्चे को अंडरस्टैंड करवाना है कि बीइंग अ मदर ये मेरी बाउंड्री है, आप मुझे यहाँ तक टच कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ तक टच नहीं कर सकते। Wonderful. ठीक है, आप मुझे इस टाइम पे कर सकते हैं, इस टाइम पे नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ आई एम स्लीपिंग तो आपको मेरे अक्सर आपने देखा बच्चे माएँ सोई हुई हैं या फादर सोए बच्चे आए ऊपर से जंप करते हैं या हाँ। इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। सो वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करने की बच्चों को ज़रूरत है। बच्चों की तरह ट्रीट करके समझाना क्या होता है। और क्योंकि कल मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था और हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों को जिस तरह आप बड़ों से मुखातिब होते हैं उसी लैंग्वेज में समझाया करें बच्चों को, टोन डाउन करके, लेकिन उसी लैंग्वेज में समझाया करें। खास तौर पर जो बेबी लैंग्वेज होती है उसका यूज ना किया करें। हाँ, बेबी लैंग्वेज इसलिए भी मना करते हैं क्योंकि फिर बच्चा वही रिपीट करना शुरू हाँ। कर देता है। जैसे कोई वर्ड्स हैं जो आप प्यार से थोड़े से तोतले वर्ड्स आप बोलते हैं तो बच्चा फिर वही रिपीट करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अपनी क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स रखें बच्चों के सामने, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखें बच्चों के लेकिन सामने। बच्चे को एक ह्यूमन बीइंग समझ के ट्रीट करना चाहिए या एक बच्चा ही समझ? देखिए नहीं तो आपने बच्चे ह्यूमन बीइंग नहीं होते। आपने Human जब living उसकी और- पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो बाउंड्री सेट करने के लिए एज का आपको देखना बहुत जरूरी है। अब आप एक 4 साल के बच्चे के लिए 10 साल के बच्चे की बाउंड्री अगर आप बना देंगे तो बच्चा उसको फॉलो नहीं कर सकेगा, उस पर बर्डन आ जाएगा। सो बाउंड्री सेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपको बहुत क्लियर होना पड़ता है अपनी बाउंड्री सेट करना। एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए बाउंड्रीज, लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बाउंड्रीज में। ठीक है, ये नहीं कि लाइक अभी आपने बाउंड्री बच्चे के साथ क्रिएट की, आपने एक रूल बना दिया कि लाइक बिफोर बेड टाइम आपको टीथ ब्रश करना है। ठीक है, ये आपकी बेटा आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए अच्छा है। एक दिन बच्चे ने किया, अगले दिन आपने कोई बात नहीं, बच्चा थका हुआ था सो गया। बच्चों की पर्सनल स्पेस का कितना ख्याल रखना चाहिए हमें? पर्सनल स्पेस का जब तक ख्याल नहीं रखेंगे वो आपकी छोटे बच्चों को तो वैसे नहीं, पर्सनल हम थोड़ा सा space- आगे भी चले जाते हैं ना। अगर आगे लेट्स से एक बच्चा है जो 8वीं क्लास के अंदर मौजूद है, हाँ। 7वीं के अंदर इवन मौजूद है, 6ठी के अंदर मौजूद है, उसको अब स्पेस चाहिए थोड़ी सी, मतलब I अपना। don't think so कि इतने छोटे बच्चों I को believe space कि देनी देनी चाहिए। चाहिए। अच्छा, उसमें अगर हम अगेन हम बैक टू अगर अपने टाइप्स में आए तो उसमें मेंटल बाउंड्रीज भी होती हैं, इमोशनल बाउंड्रीज भी होती हैं। ठीक है, अब बीइंग अ मदर मेरे अपने इमोशंस हैं, मेरे जज्बात हैं, अब मैं हर वक्त बच्चे के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हूँ। सो मुझे भी अपने इमोशंस अपने उनको बाउंड्रीज में रखना पड़ेगा और बच्चे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे जैसा बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अपने ओपिनियंस डेवलप हो रहे होते हैं, वो माशरे से चीज़ें लर्न कर रहा होता है। सो अब कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो अलाउ ही नहीं करते बच्चे को ओपिनियन देता। नो, आई एम योर पेरेंट, मुझे पता है क्या ठीक है तुम्हारे लिए। अथॉरिटेटिव बिहेवियर। अथॉरिटेटिव बिहेवियर। सो बाउंड्रीज डिसाइड करने से पहले निगोशिएट करें बच्चे के साथ, उससे डिस्कस करें, उसके साथ जो जिस चीज़ में बच्चे को आप इन्वॉल्व करके काम करते हैं बच्चा वो चीज़ बेहतर तरीके से करता है रादर देन कि आप उसको डिक्टेट ये वो चीज़ें हैं जो हम प्लान करके करते हैं ना कि हमने बाउंड्रीज बनानी है, हमने रूल्स बनाने हैं, हमने बच्चे को इतनी स्पेस देनी है। लेट्स बी रियलिस्टिक। जिनके बच्चे हैं, अब बच्चा पैदा हुआ, पेरेंट्स को जो समझ आया वो करते गए, उन्होंने अपने आसपास जो देखा करते गए, उनके लिए इम्प्लीमेंटेबल क्या है? रूल्स पहले से तो नहीं बनाए होंगे। अब बच्चे की उम्र लेट सपोज 14-15 साल है, अब बच्चे को ट्रैक पे लाना है। वो पहले वो जिंदगी में जो भी करता रहा, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी, बच्चों को नहीं थी, अब क्या करें? अच्छा देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमारे एक जो सोसाइटी में जो चीज़ लैक कर रही है, जो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब आप पेरेंट्स बन रहे होते हैं तो आपके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है कि किसी ने कुछ भी बताया तो आपको लगता है कि ठीक है, कोई ऑथेंटिक कोई रिसर्च बेस्ड चीज़ें नहीं होती हैं आपके पास। ठीक है, हम लोग उसके खाने पे बहुत फोकस कर लेते हैं, ये दे दो, इससे वो उसका स्टमक अपसेट है, सारा कुछ हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पेरेंटिंग की बात आती है, जहाँ पे उनको शुरू से चीज़ों को समझाने की बात आती है, वहाँ पे हम इतना फोकस नहीं करते। समहाउ बिकॉज ऑफ हमारा जो फैमिली सिस्टम होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, दादा दादी नाना नानी, वो पेरेंट्स को चीज़ों को उस तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं करना देते जिस तरह से वो करना चाह रहे होते हैं। और कितने सेल्फिश हो जाते हैं ना कि हम ये तो प्लान करते हैं कि इस बच्चे के एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे, इसकी स्कूलिंग कैसे होगी, लेकिन बच्चे को पालना कैसे है, उसकी ज़रूरियात क्या है, तो हम सोचते हैं। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा पेरेंट्स के साथ ये बात करती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें चीज़ों के बारे में। आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे उसकी फिजिकल हेल्थ की ग्रोथ है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो तो आपको नज़र आ रहा है कि 4 साल का बच्चा हो गया, 6 साल का हो गया,
माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन उसकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ कहाँ पे लाई कर रही है, पेरेंट्स यूजुअली इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, और ऐसे ही बच्चे फिर बाद में जाके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ज़्यादातर ये चीज़ें हमें देखने में आती हैं, लेबल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, लेकिन जॉइंट फैमिली के अंदर क्योंकि बहुत आसपास से प्यार मोहब्बत और लाड प्यार का सिलसिला ऐसा होता है कि आप उसमें बाउंड्रीज नहीं रखते। और अब तो मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं कि माँ बाप से स्पेशली जो है ना वो चीज़ें जो माँ रोक रही होती है वही चचा फराहम कर रहा होता है चीज़, या जो बाप मना कर रहा होता है वही मामू जो है ना इंसिस्ट कर रहा होता है चीज़ों को। सो एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट आपने अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखना है? देखिए क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल बाउंड्रीज पे काम करने की सही जरूरत बात है, है इसीलिए मैं ना। शादी जब शुरू में आप लोग आप जब मदर ही किसी को नो नहीं कह सकती है तो बच्चा कैसे नो कहेगा? ये तो आपको जब तक आप अपने लिए एक लिमिट मदर नो करके तो देखे नहीं, इसके अंदर फिर मैं बताती हूँ। अब दो चीज़ें आ जाती हैं, वो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक टेक्निक होती है असर्टिवनेस ये होती है कि जिसमें हम अगले बंदे को नो भी कर देते हैं, उसको बुरा भी नहीं लगता। लाइक आप ऐसे वर्ड्स चूज़ करते हैं या आप ऐसा जेस्चर शो करते हैं कि लाइक अगले बंदे को अपनी फीलिंग्स और अपनी जो आपके इमोशंस है वो कम्युनिकेट हो जाते हैं और उसको बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगेन ये एक अलग असर्टिवनेस एक पूरा टॉपिक है जो कि हम कम्युनिकेशन स्टाइल और ये असर्टिवनेस ये सारी चीज़ें फिर हम अलग से किसी शो में कर लेंगे इंशाल्लाह। सही। सो पहले मदर और फादर को खुद ये चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और देन फिर आप बच्चों रोल मॉडल बने, फिर बच्चों से आप किसी को नो, बच्चा शुरू से देख रहा है कि मेरी माँ ने किसी को नो नहीं किया, ओवरबर्डनाइज्ड है हमेशा। पेरेंट्स के आपस के रिलेशन में बाउंड्रीज, देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया, बाउंड्री हर रिलेशन में बहुत ज़रूरी है। मेरे पार्टनर को पता होना चाहिए कि मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मेरे इमोशंस और मेरी फीलिंग्स कहाँ तक हैं, और इससे आगे अगर वायलेशन होगी तो मैं हर्ट होंगी। सिमिलरली मुझे पता होना चाहिए कि मेरे जो पार्टनर है उसके इमोशंस और उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरे साथ। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं बच्चे स्कूल में जाके अब बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का कल्चर है, हिप हॉप, कोई डांस सीखना चाहता है, कोई म्यूज़िक में परस्यू करना चाहता है उस चीज़ को, माँ बाप उस चीज़ में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते एज ए करियर, और बच्चा भी जहन में बिठा लेता है कि ठीक है एज ए करियर मैंने नहीं ज्वाइन करना। लेकिन उस पॉइंट पे भी बच्चा म्यूज़िक सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन माँ बाप को इससे प्रॉब्लम होती है उसके, तो क्या उसको एक टाइम लिमिट, जिस तरीके से आप गेम का एक टाइम पीरियड रखते हैं, इस तरीके से म्यूज़िक और इस किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बाउंड कर देना चाहिए टाइम से? देखिए बिल्कुल, अगेन अगर आपको ये लग रहा है बीइंग अ पेरेंट कि लाइक ये करियर मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है या वो इस पे फ्लरिश नहीं कर सकता या वो ज़िंदगी में इसमें आगे नहीं जा सकता, तो आई थिंक कि लाइक उसको कुछ अरसे की स्पेस दे, ब्रीदिंग स्पेस दें कि ओके फाइन आप इस हद तक अपनी एजुकेशन लेवल कंप्लीट करो, उसके बाद हम विल टॉक ऑन दैट। ठीक है, आप जब बच्चे को बाउंड कर देंगे, बिल्कुल मना कर देंगे कि नो यू कैन नॉट डू इट, अंदर से बच्चे के अंदर तो एक रिबेलियस वो होता है ना। और अच्छा, कुछ बच्चे इनिशियल एज में लाइक 3-4 साल की एज में वायलेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो किसी को मार के खुश होते हैं, कोई चीज़ तोड़ के खुश होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं। ये बिहेवियर छोटे बच्चों में कैसे आता है और क्यों? अच्छा देखिए, इसमें भी एक तो जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल एक ब्लैंक पेज की तरह होता है, फिर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखता है कि गुस्सा आया तो बाप चीख रहा है, माँ चीज़ें फेंक रही है, या बड़े भाई को लगा दिया, या फैमिली में बाकी को देखा उसने इस तरह से करते हुए। सो दिस इज़ हाउ ही लर्न्स। और दूसरा अगेन यहाँ पे जब हम एक बाउंड्रीज होती हैं मटेरियल बाउंड्रीज, ठीक है, कि लाइक उसमें आप बच्चे को एक्सप्लेन करते हो कि ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ उसकी है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी, ताकि दोनों सिबलिंग्स के दरमियान में भी एग्जैक्टली। वेल, थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग, अच्छा लगा बात करके। ख़वातीन और हज़रात, मुझे सलमान सुबह पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।